वेलकम टू विद्या की जर्नी। केबीएस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को मिला के ऑडियो बनाते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। तो इस ऑडियो से आपके लास्ट में जो रिवीजन है वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी किसी काम को करते हुए सारे प्रश्नों को आप याद कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हिंदी के बहुत सारे प्रश्न। दीवानों की हस्ती सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए, सारे प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। दीवानों की हस्ती ये क्या है? तो कविता है। दीवानों की हस्ती कविता है। लाख की चूड़ियाँ कहानी है। लाख की चूड़ियाँ कहानी है। बस की यात्रा व्यंग है। बस की यात्रा व्यंग है रचना है। लाख की चूड़ियाँ कहानी रचना है। दीवानों की हस्ती कविता है। और भगवान के डाकिये ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। भगवान के डाकिये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा या प्रदीप तिवारी की रचना है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा प्रदीप तिवारी की रचना है। पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी की रचना है। पानी की कहानी किसकी रचना है? तो रामचंद्र तिवारी की रचना है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा प्रदीप तिवारी की रचना है। भगवान के डाकिये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा प्रदीप तिवारी की रचना है। पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी की रचना है। बाज और सांप निर्मल वर्मा की कहानी है। बाज और सांप निर्मल वर्मा की कहानी है। टोपी कहानी है किसकी? तो सृंजय की है। टोपी यह कहानी रचना है और यह सृंजय की रचना है। टोपी कहानी रचना है और सृंजय की रचना है। बाज और सांप क्या है? तो कहानी है। बाज और सांप कहानी है। बाज और सांप के जो रचनाकार हैं वो निर्मल वर्मा है। अकबरी लोटा, अकबरी लोटा यह कहानी है। अकबरी लोटा क्या है? तो कहानी है। अकबरी लोटा यह कहानी है। भगवान के डाकिये यह क्या है? तो कविता है। भगवान के डाकिये यह कविता है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है भगवान के डाकिये। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है कथन है किसका? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। फिर से सुनिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, या कथन किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है और यह कविता है। यह कविता विधा है और यह पंक्ति है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह कविता है किसकी? तो जया जादवानी की है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह कविता है। यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह क्या है? तो कविता है। यह सबसे कठिन नहीं है, यह कविता है और जया जादवानी की कविता है। जया जादवानी की कविता है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। बार बार रिवीजन करने से ही आपका सारा प्रश्न आपको कभी भूलेगा नहीं और पेपर के समय याद हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए, सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जहाँ पहिया है यह कौन सी विधा है? तो जहाँ पहिया है यह रिपोर्टाज विधा है। जहाँ पहिया है यह कौन सी विधा है? तो रिपोर्टाज विधा है। जहाँ पहिया है यह रिपोर्टाज विधा है। और 14 मार्च 1931 में सिनेमा ने बोलना सीखा। 14 मार्च 1931 में सिनेमा ने क्या किया? तो बोलना सीखा। जहाँ पहिया है यह क्या है? तो एक रिपोर्टाज है। हिंदी में विशेषणों की संख्या कितनी है? तो 4 है। विशेषणों की संख्या कितनी है? 4 है। कुछ पंक्तियों को जानते हैं। यह पंक्ति भगवती चरण वर्मा की है। भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले, अभी सब कहते हैं रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। ध्यान से सुनिए, भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले, अभी सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। यह भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल पग धोए, जल सो पग धोए। सुदामा चरित की यह पंक्ति है। कौन सी? तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, यह सुदामा चरित हैं। और इसके जो रचयिता, सुदामा चरित के रचयिता है नरोत्तम दास। सुदामा चरित के रचयिता कौन है? तो नरोत्तम दास हैं। और नेक्स्ट है, पानी की कहानी। पानी की कहानी किसकी रचना है? तो रामचंद्र तिवारी की रचना है। पानी की कहानी रामचंद्र तिवारी की रचना है और यह विज्ञान विषयक विषय पर आधारित है। विज्ञान विषयक विषय पर आधारित है पानी की कहानी।
और यह किसकी रचना है? तो रामचंद्र तिवारी की रचना है और यह विज्ञान विषय पर आधारित रचना है। पानी की कहानी विज्ञान विषय पर आधारित रचना है। नेक्स्ट है कामचोर कहानी है। कामचोर क्या है? तो कहानी है और यह इसकी जो लेखिका है वह इस्मत चुगताई है। इस्मत चुगताई है कामचोर कहानी की लेखिका। कामचोर कहानी की लेखिका इस्मत चुगताई है। मेरे मन, नेक्स्ट है मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यह किसकी पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पंक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पंक्ति है। बाज और सांप, यह किसकी कहानी है? तो निर्मल वर्मा की कहानी है। बाज और सांप निर्मल वर्मा की कहानी है। बाज और सांप निर्मल वर्मा की कहानी है। वह चिड़िया जो मैं बूढ़े बन बाबा के लिए चिड़िया गाती है। वह चिड़िया जो मैं, चिड़िया किसके लिए गाती है? तो बूढ़े बाबा के लिए गाती है। बूढ़े बन बाबा के लिए गाती है। कौन? तो चिड़िया। नेक्स्ट है नौकर निबंध क्या है? नौकर शब्द जो है, नौकर जो पाठ है वह कौन सी विधा का पाठ है? तो निबंध विधा का पाठ है और इसके जो लेखक हैं वह अनुबंधोपाध्याय हैं। अनुबंधोपाध्याय की रचना है नौकर और यह निबंध विधा है। नेक्स्ट है कृष्णा सोबती रविवार के दिन जूते पॉलिश करती थी और मोजे धोती थी। कृष्णा सोबती रविवार के दिन क्या क्या करती थी? तो वह जूते पॉलिश करती थी और मोजे धोती थी। नेक्स्ट है पत्र के नाम। आइए जानते हैं इस ऑडियो के माध्यम से कि पत्र के और कौन कौन से नाम हैं। तो तमिल में कड़िद, कड़िद कहा जाता है पत्र को। तमिल में कड़िद कहा जाता है पत्र को और उर्दू में खत कहा जाता है पत्र को और तेलुगु में उत्तरम कहा जाता है और तेलुगु में उत्तरम कहा जाता है और हिंदी में क्या कहा जाता है? कागज कहा जाता है। नेक्स्ट है पत्र के अन्य नाम। पत्र के अन्य नाम जानते हैं तो तमिल भाषा में कड़िद कहा जाता है, उर्दू में खत कहा जाता है, तेलुगु में उत्तरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलन केलकर का जन्म 1880 तथा मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। फिर से सुनिए, हेलन केलकर का जन्म 1880 में तथा मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। कृष्णा सोबती रविवार के दिन जूते पॉलिश करती थी और मोजे धोती थी। नेक्स्ट है हेलन केलकर का जन्म 1880 तथा मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। स्टोरी ऑफ लाइफ हेलन केलकर की आत्मकथा। स्टोरी ऑफ लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो हेलन केलकर की आत्मकथा है स्टोरी ऑफ लाइफ। फिर से सुनिए, स्टोरी ऑफ लाइफ हेलन केलकर की आत्मकथा है। रक्त और हमारा शरीर के रचनाकार कौन है? रक्त और हमारा शरीर के रचनाकार हैं यतीश अग्रवाल। यतीश अग्रवाल की रचना है रक्त और हमारा शरीर। यतीश अग्रवाल की रचना है रक्त और हमारा शरीर। नेक्स्ट है गौरैया और गौरा किस कहानी के पात्र हैं? तो टोपी कहानी के पात्र हैं गौरैया और गौरा। गौरैया और गौरा टोपी कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट है शरीर मिट्टी का है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। कथन है किसका? तो सांप का। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। कथन किसका है? तो सांप का है। और पाठ है बाज और सांप। किस पाठ से लिया गया है? तो बाज और पाठ सांप से लिया गया है। और सांप का कथन है, सांप ने कहा, क्या कहा? तो शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। ध्यान से सुनिए, हो सकता है पेपर में आ जाए कि शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। यह किसका कथन है? तो सांप का है। और किस पाठ से लिया गया है? तो पाठ है बाज और सांप। नेक्स्ट है बिलवासी लाला झाऊ लाल अकबरी लोटा के पात्र हैं। अकबरी लोटा के पात्र कौन कौन से हैं? तो बिलवासी हैं और लाला झाऊ लाल हैं अकबरी लोटा के पात्र। नेक्स्ट है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कुछ पंक्ति है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पंक्ति हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबैरी कनक कटोरी की मैदा से। यह पंक्ति ली गई है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ध्यान से सुनिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से लिया गया है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबैरी कनक कटोरी की मैदासी। यह पंक्ति ली गई है किसे? तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के ली गई है। नेक्स्ट है हिमालय की बेटियां। यह किसकी रचना है? तो नागार्जुन की रचना है। हिमालय की बेटियां नागार्जुन की रचना है। पापा खो गए
में पात्र हैं कौवा और लड़की, पेड़, लेटर बॉक्स। पापा खो गए में पात्र कौन कौन से हैं? तो कौवा है, लड़की है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है। ध्यान से सुनिए, पापा खो गए में पात्र कौन कौन से हैं? तो कौवा, लड़की, पेड़, लेटर और बॉक्स, ये सारे पापा खो गए उसके पात्र हैं। नेक्स्ट है, गुजरात की दलीय गान क्या है? तो गरबा है। गुजरात की दलीय गान गरबा है। सांस सांस में बास का कथन क्या है? तो सांस सांस में बास का कथन है, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोलकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोलकर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। या कहाँ का कथन है? तो सांस सांस में बास का कथन है कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन भी मेरी कब्र खोल कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। नेक्स्ट है, भगवान के डाकिए कविता है रामधारी सिंह दिनकर का। भगवान के डाकिए क्या है? तो कविता है और रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। ध्यान से सुनिए कि भगवान के डाकिए कविता है और रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। पापा खो गए यह क्या है? तो नाटक है। पापा खो गए यह नाटक है। पापा खो गए में पात्र है कौवा, लड़की, पेड़, लेटर बॉक्स। पापा खो गए यह नाटक है। पापा खो गए क्या है? तो नाटक है। विजय तेंदुलकर की रचना है। किसकी रचना है? तो विजय तेंदुलकर की रचना है पापा खो गए। फिर से सुनिए, पापा खो गए यह विजय तेंदुलकर की रचना है और यह नाटक विधा है। नेक्स्ट है, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, यह कथन किसका है? तो दादी माँ का है। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, कथन किसका है? तो दादी माँ का है। बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूँगा। बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूँगा, यह किसने कहा? तो अनिल ने कहा था। बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान करूँगा, यह किसने कहा? तो अनिल ने कहा था। बस की यात्रा व्यंग्य विधा है और हरिशंकर परसाई की रचना है। बस की यात्रा कौन सी विधा है? तो व्यंग्य विधा है और हरिशंकर परसाई की रचना है। हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? तो बस की यात्रा है और यह व्यंग्य विधा है। नेक्स्ट है, शाम एक किसान से पंक्ति है। शाम एक किसान से पंक्ति है। कौन सी पंक्ति है इसको जानते हैं? तो आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है, पहाड़ घुटनों पर पड़ी रही चादर सी। फिर से सुनिए, शाम एक किसान से यह पंक्ति ली गई है। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है, पहाड़ घुटनों पर पड़ी रही चादर सी। नेक्स्ट है, ऐसे ऐसे एकांकी विधा है। ऐसे ऐसे क्या है? तो एकांकी विधा है। ऐसे ऐसे एकांकी विधा है। बाज और सांप के रचनाकार निर्मल वर्मा है। बाज और सांप के रचनाकार कौन है? तो निर्मल वर्मा है। नेक्स्ट है, शाम एक किसान, रचना किसकी है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। सारी यह बुक से बनाए गए प्रश्न हैं, तो हो सकता है इसी में से पूछा जाए। अक्सर पूछा जाने वाला ही प्रश्न है, क्योंकि एनसीईआरटी ही सिलेबस में है, तो एनसीईआरटी के सारे बुकों का ये सब निचोड़ है जो आपके सिलेबस में है। ध्यान से सुनिए, बाज और सांप के रचनाकार कौन है? तो निर्मल वर्मा है। शाम एक किसान रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। भगवान के डाकिए से पंक्ति है, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ध्यान से सुनिए, भगवान के डाकिए से यह पंक्ति है कि हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। नेक्स्ट है, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे बताएं। यह किसकी पंक्ति है? तो नौकर की पंक्ति है। नौकर की पंक्ति है कि बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे बताइए। नौकर की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो नौकर की पंक्ति है। नेक्स्ट है, लोकगीत निबंध के लेखक कौन है? लोकगीत निबंध के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय लोकगीत निबंध के लेखक हैं। लोकगीत क्या है? तो निबंध विधा है और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान से सुनिए। सारे प्रश्न बहुत आसान लगेंगे, पेपर के समय आपको सारे चीज़ें याद आ जाएंगी। तो लोकगीत निबंध के लेखक हैं, लोकगीत निबंध विधा है और उसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय हैं। नेक्स्ट है, चिड़िया की बच्ची कहानी है। यह किसकी कहानी है? तो जैनेन्द्र कुमार की है। चिड़िया की बच्ची कहानी है जैनेन्द्र कुमार की। चिड़िया की बच्ची कहानी है
चिड़िया की बच्ची यह कहानी रचना है और जैनेंद्र कुमार की रचना है। संसार पुस्तक है, संसार पुस्तक है, यह किसकी रचना है? तो जवाहरलाल नेहरू की रचना है। जवाहरलाल नेहरू की रचना है संसार पुस्तक है और यह अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में है। और संसार पुस्तक है का हिंदी अनुवाद प्रेमचंद ने किया था। संसार पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो प्रेमचंद ने किया था। संसार पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्रेमचंद ने किया था। नेक्स्ट है टोपी कहानी से गौरैया का कथन क्या है? टोपी कहानी से गौरैया का कथन कुछ इस प्रकार है कि आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फबता है। यह किसका कथन है? तो गौरैया का कथन है। गौरैया का कथन है कि आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फबता है। यह टोपी कहानी से लिया गया है और गौरैया का कथन है। नेक्स्ट है दीवानों की हस्ती कविता है किसकी? तो भगवती चरण वर्मा की है। दीवानों की हस्ती कविता है भगवती चरण वर्मा की। नेक्स्ट है क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और यह निबंध विधा है। क्या निराश हुआ जाए, यह रचना किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और निबंध विधा है। निबंध विधा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट है मैं सबसे छोटी हूँ कविता किसकी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। मैं सबसे छोटी हूँ यह कविता है और सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। फिर से सुनिए, पाठ का नाम है मैं सबसे छोटी हूँ और यह कविता विधा है और सुमित्रा नंदन पंत की यह कविता है। नेक्स्ट है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, यह कौन सी विधा है? तो निबंध है, निबंध विधा है और अरविंद कुमार सिंह की रचना है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध विधा है और अरविंद कुमार सिंह की रचना है। नेक्स्ट है चिड़िया माधव दास से कहती है। नेक्स्ट है चिड़िया माधव दास से कहती है मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस मैं यहाँ टिक गई थी। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। या किसका कथन है? तो चिड़िया किससे कहती है? माधव दास से कहती है कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने में मैं यहाँ टिक गई थी। नेक्स्ट है सुमति अय्यर ने क्या लिखा? तो टिकट एल्बम। सुंदरा स्वामी की रचना है, तमिल से हिंदी अनुवाद किया था। सुमित अय्यर ने टिकट एल्बम सुंदरा स्वामी की रचना का तमिल से हिंदी में अनुवाद किया था। सुमित अय्यर ने तमिल से हिंदी में अनुवाद किया था किसका? तो टिकट एल्बम का। और यह टिकट एल्बम किसकी रचना है? तो सुंदरा स्वामी की रचना है। नेक्स्ट है खान पान की बदलती तस्वीर निबंध है प्रयाग शुक्ल का। खान पान की बदलती तस्वीर निबंध किसका है? तो प्रयाग शुक्ल का है। भोर और बरखा मीराबाई की कविता है। भोर और बरखा मीराबाई की कविता है। भोर और बरखा किसकी कविता है? तो मीराबाई की कविता है। मीराबाई की पंक्ति है जागो बंसी वाले ललना जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो घर घर खुले की मारे। यह किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की पंक्ति है। फिर से सुनिए इस पंक्ति को कि मीराबाई की पंक्ति है जागो बंसी वाले ललना जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले की मारे। नेक्स्ट है सिंगापुर में नागराजन के कौन रहते थे? तो नागराजन के मामा रहते थे सिंगापुर में नागराजन के मामा रहते थे। नेक्स्ट है लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक कौन है? तो कामता नाथ हैं। कामता नाथ की रचना है लाख की चूड़ियाँ और यह कहानी विधा है। कामता नाथ की रचना है लाख की चूड़ियाँ और यह कहानी विधा है। नेक्स्ट है राजा को 7वीं रानी से बेटा पैदा हुआ था और 10वां नंबर का बेटा था। राजा को 7वीं रानी से बेटा पैदा हुआ था और 10वां नंबर का यह बेटा था। नेक्स्ट है परछाइयाँ नामक कविता है किसकी? तो साहिर लुधियानवी की है। परछाइयाँ किसकी? परछाइयाँ पाठ के क्या है? तो कविता है और यह साहिर लुधियानवी की कविता है। साहिर लुधियानवी की कविता है परछाइयाँ। नेक्स्ट है माधवदास चिड़िया से क्या कहते हैं? तो अच्छा जाती हो तो जाओ तुम बहुत सुंदर हो। माधवदास चिड़िया से क्या कहते हैं? तो अच्छा जाती हो तो जाओ तुम बहुत सुंदर हो। चिड़िया माधवदास से क्या कहती है इसको भी जानिए कि मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने यहाँ टिक जा गई थी। और माधवदास चिड़िया से क्या कहते हैं? अच्छा जाती हो तो जाओ तुम बहुत सुंदर हो। कौन कहा? तो माधवदास ने चिड़िया से कहा। नेक्स्ट है
दुहेली का मतलब क्या होता है? दुहेली का मतलब होता है कष्ट साध्य या दुख में पड़ा हुआ। दुहेली का मतलब होता है, कठिन शब्दों के अर्थ को भी पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनिए कि दुहेली का क्या मतलब होता है। तो कष्ट साध्य, दुहेली का मतलब होता है कष्ट साध्य या फिर दुख में पड़ा हुआ। कोई भी ऑप्शन में हो तो आप लगा सकते हैं। दुहेली का मतलब होता है कष्ट साध्य, दुख में पड़ा हुआ। नेक्स्ट है, मानसिक पीड़ा की संज्ञा क्या कहलाती है? तो आधि कहलाती है। मानसिक पीड़ा की संज्ञा आधि कहलाती है। यह KBS TGT में पूछा गया प्रश्न है कि मानसिक पीड़ा की संज्ञा क्या होती है? तो आधि होती है, जबकि शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। शारीरिक पीड़ा को क्या कहते हैं? तो व्याधि कहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खाँच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत संघर्ष खींच दूँगा मैं। यह किस कविता से ली गई है पंक्ति? तो ध्वनि कविता की पंक्ति है, और ध्वनि पाठ के जो रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी हैं। ध्वनि पाठ के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, और इनकी पंक्ति है, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खाँच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत संघर्ष सींच दूँगा मैं। यह ध्वनि कविता की पंक्ति है, और इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट है, मानसिक पीड़ा की संज्ञा आधि है, जबकि शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहते हैं। नेक्स्ट है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किसकी है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। नेक्स्ट है, कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है तुक। यह भी प्रश्न KBS में पूछा गया है। KBS TGT का पूछा हुआ प्रश्न है कि कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है क्या? तो तुक। नेक्स्ट है, समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहते हैं? तो लीड कहा जाता है। समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के महत्वपूर्ण समाचार को लीड कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुस्तकों के प्रारंभिक पृष्ठ पर आमुख लिखा जाता है। पुस्तकों के प्रारंभिक पृष्ठ पर आमुख लिखा जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो आलेख लिखते समय निम्नलिखित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो रिपीटेड हो सकता है, रिपीट कर दे तो ध्यान से सुनिए। सॉरी, रेडियो आलेख लिखते समय निम्नलिखित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न आए हुए हैं। पुस्तकों के प्रारंभिक पृष्ठ पर क्या लिखा रहता है? तो आमुख लिखा रहता है। समाचार पत्र के पहले पृष्ठ के महत्वपूर्ण समाचार को लीड कहा जाता है। समाचार पहले पृष्ठ में समाचार दिया रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो लीड कहा जाता है। नेक्स्ट है, अपूर्व अनुभव क्या है? कौन सी विधा है? तो संस्मरण विधा है। अपूर्व अनुभव संस्मरण विधा है। नेक्स्ट है, ध्यान से सुनिए, अपूर्व अनुभव क्या है? तो संस्मरण विधा है। नेक्स्ट है, रेडियो के किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना उद्घोषणा के माध्यम से की जाती है। रेडियो के किसी कार्यक्रम के आरंभ और अंत की सूचना उद्घोषणा के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट है, टेलीविज़न पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीक व्यवस्था अभिकल्पकार कहता है। अब अभिकल्पकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिए, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। टेलीविज़न पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीक व्यवस्था अभिकल्पकार कहलाती है। नेक्स्ट है, जहाँ पहिया है यह क्या है? तो रिपोर्टाज विधा है, और यह P साईनाथन की रचना है। नेक्स्ट है, सुंदर चरित्र नरोत्तम दास की रचना है। सुंदर चरित्र किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास की रचना है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, यह किसकी रचना है? तो प्रदीप तिवारी की रचना है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, रचना किसकी है? तो प्रदीप तिवारी की रचना है। नेक्स्ट है, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, यह पहला गाना किसने गाया? तो WM खान ने गाया। फिर से सुनिए, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है, यह पहला गाना किसने गाया? तो WM खान ने गाया। नेक्स्ट है, मित्रता कहाँ दर्शाया गया है? तो सुदामा चरित्र में दर्शाया गया है। यह सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास की रचना है। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास की रचना है, और इसमें मित्रता को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, ध्वनि की कुछ पंक्तियाँ हैं। ध्वनि की कुछ पंक्तियों को जानते हैं। तो ध्वनि की पंक्तियाँ हैं,
पहले तो जानिए कि ध्वन किसकी रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है ध्वनि। ध्वनि की पंक्ति है, द्वार दिखा दूंगा फिर मैं उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यह ध्वनि की पंक्ति है, ध्वनि कविता की पंक्ति है और इसके रचनाकार जो हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। फिर से सुनिए ध्वनि की पंक्ति। ध्वनि पाठ की ये पंक्ति है कि द्वार दिखा दूंगा फिर मैं उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पाठ ध्वन से ली गई है पंक्ति। नेक्स्ट है सांवले सपने की याद। यह कौन सी विधा है? तो डायरी और विधा है और जाबिर हुसैन की रचना है। जाबिर हुसैन की रचना है सांवले सपने की याद और यह विधा है डायरी विधा है, सांवले सपने की याद डायरी विधा है और जाबिर हुसैन की रचना है। नेक्स्ट है जाबिर हुसैन की रचना है। कौन कौन सी रचना है? तो जाबिर हुसैन की रचना है एक नदी रेत भरी, एक नदी रेत भरी जो आगे है। नेक्स्ट है अतीत का चेहरा, डोला बीबी का मजार। ये सारी रचना किसकी है? तो जाबिर हुसैन की रचना है। फिर से सुनिए जाबिर हुसैन की रचना कौन सी है? तो एक नदी रेत भरी जो आगे है, अतीत का चेहरा, डोला बीबी का मजार आदि रचनाएं जाबिर हुसैन की हैं। नेक्स्ट है मेरे बचपन के दिन। यह किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है और यह संस्मरण विधा है। संस्मरण विधा है मेरे बचपन के दिन और यह महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट है फारसी और उर्दू जानते थे कौन? तो महादेवी के बाबा जानते थे। फारसी और उर्दू के ज्ञाता थे महादेवी वर्मा के बाबा। और नेक्स्ट है पंचतंत्र पढ़ना महादेवी वर्मा को कौन सिखाया था? तो उनकी माँ ने सिखाया था। पंचतंत्र की कहानियों को पढ़ना कौन सिखाया था महादेवी वर्मा को? तो उनकी माँ ने सिखाया था। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर बुल्के को याद करना प्रतीक बताया है क्या? तो उदास शांत संगीत सुनने के समान। उदास शांत संगीत सुनने के समान बताया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के फादर बुल्के को याद करना। नेक्स्ट है विप्लव गायन के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन है। अगर कोई प्रश्न रिपीट हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपका फिर से यह रिवीजन हो जाएगा। तो कई बार पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, तभी आपका रिवीजन होगा। और सिलेक्शन पाने के लिए रिवीजन सबसे बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वह ऑडियो के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, पढ़ के हो, आप सेल्फ स्टडी करके करें तो सब कुछ करिए, लेकिन आप किसी भी तरह से आप रिवीजन करिए। रिवीजन ही सबसे बड़ा आपका हथियार रहेगा उस पेपर के समय। पेपर के समय आप बिल्कुल शांत मन से अच्छे से दीजिएगा और सारे प्रश्न याद रहेंगे। बार बार आप सुनिए, किसी काम को करते हुए सुनिए, लेकिन सारे प्रश्नों को बार बार दोहराइए। फिर से सुनिए। आश्रम के अनुमानित व्यय के रचनाकार कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी हैं। मुझे तो लगता है जितना भी लोग रिवीजन करते हैं वही लोग आज सक्सेस हैं और उन्हीं लोगों को सिलेक्शन मिला है जो रिवीजन करते हैं और चीज़ों को याद कर सकते हैं। आप किसी भी कंडीशन में चीज़ों को याद करिए और पेपर के समय बहुत अच्छे से आप पेपर हल करिए। मेरा यही प्रयास है कि आपको चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे ऑडियो के माध्यम से जो आपके लिए हेल्पफुल लगे मैं वो आप तक पहुंचाऊंगी। और ये मैंने खुद नोट्स बनाए हैं और सारे नोट्स मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर शेयर करिए। कुछ लोगों को यह पहुंचाइए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा स्कोर करने के लिए ऑडियो सबसे बड़ा माध्यम है। आप वीडियो देखते हैं तो अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 प्रश्न तैयार होते हैं, लेकिन इससे आपके बहुत सारे प्रश्न एक साथ तैयार हो जाएंगे और ध्यान से सुनते जाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। और हमारा एकाग्र मन ही हमको आगे तक अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचिए। एक सीट आपके नाम इस KVS एग्ज़ाम में। ध्यान से सुनिए। हिंदी अगर आपका सब्जेक्ट है तो सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद कर ले जाएंगे। फिर से सुनिए। आश्रम के अनुमानित व्यय के रचनाकार हैं मोहनदास। आश्रम के अनुमानित व्यय के रचनाकार हैं मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट है बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। पंक्ति है मीराबाई की। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। पंक्ति है मीराबाई की।
पराग के संपादक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे। पराग के संपादक कौन थे? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे। फादर कामिल बुल्के के पिताजी का व्यवसाय क्या था? तो वह व्यवसायी थे। वह क्या थे? तो व्यवसायी थे। फादर कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर किया था। ध्यान से सुनिए, फादर कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर किया था। नेक्स्ट है श्रद्धा नत का अर्थ है। श्रद्धा नत का क्या अर्थ है? तो प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव। नेक्स्ट है जहरबाद का अर्थ है। जहरबाद का मतलब क्या होता है? तो ग्रीन होता है। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? तो 1827 ईस्वी में हुआ था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1903 ईस्वी में हुआ था। और यह रहने वाले थे कहाँ? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जिला बस्ती में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है विनीता पांडे की रचना क्या है? तो विनीता पांडे की रचना है संघर्ष के कारण मैं तो उनकी मिजाज हो गया। और यह साक्षात्कार विधा है। कौन सी विधा है? साक्षात्कार विधा है। कौन सी विधा है? तो साक्षात्कार विधा है। साक्षात्कार विधा है। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो अनवगत कहेंगे। अनवगत कहेंगे। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो उसे एक शब्द में अनवगत कह देंगे। ये प्रश्न पूछा गया है KVS TGT में। तो आप पूरा सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने ग्रुप में यह ऑडियो शेयर कर दीजिए। जो लोग आपके साथ पढ़ने वाले हैं या फिर जिनको इस ऑडियो की ज़रूरत है कि कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकें और अपने जो एक सिलेक्शन है, जो एक उनकी सीट है, उसको कवर कर सकें और अपनी पहचान बना सकें, तो उसके लिए आप ज़रूर शेयर करिए। आप खुद भी पढ़िए और किसी और को भी पढ़ाइए। खुद भी बढ़िए, किसी और को भी आगे बढ़ाइए। इसके लिए आप थोड़ा योगदान दीजिए। आप पूरा सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।